नून लीग हमारी क़यादत के खिलाफ बयानबाजी पर माफी मांगे। पीपल्स पार्टी का सेनेट और कौमी असेंबली से भी वॉकआउट। राजा परवेज अशरफ ने वॉकआउट की क़यादत की। नुक्ता एतराज में कहा कि हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले लोग हैं, सूबाई तासुब की बात नहीं करते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोई बात पंजाब हुकूमत के खिलाफ नहीं की। हुकूमती जमात से गैर जिम्मेदाराना बयानात आ रहे हैं, इन हालात में ऐवान में नहीं बैठ सकते। पीपी रुकन आगा रफीउल्ला ने कोरम की निशानदही कर दी। पीटीआई और जेयूआई अरकान ऐवान में मौजूद, लेकिन कोरम पूरा ना निकला। असद कैसर ने पीपल्स पार्टी को चैलेंज किया कि नूरा कुश्ती ना करें, आए तहरीक के अदम एतमाद पेश करें, हम सपोर्ट करेंगे। गजा जंग के खात्मे के लिए हमास, इसराइल और सालिसों के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म हो गया। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में हमास इसराइल बातचीत आज फिर होगी। रात देर तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात में कतर और मिस्र के वफूद ने बतौर सालिस शिरकत की। फ़लस्तीनी ओहदेदार के मुताबिक हमास ने यरगमालियों की रिहाई और गाज़ा से इसराइल के इनखला और टाइमलाइन पर अपने मौक़िफ़ का खाका पेश किया। इसराइल ट्रंप मंसूबे के तहत इब्तदाई तौर पर फ़ौज को नाम नेहाद जर्द लकीर तक वापस बुलाने पर समझौता नहीं करेगा, बल्कि स्ट्रेटेजिक बफर जोन बनाएगा, जबकि मज़ीद इनखला का इन्हिसार मज़ाहमती तंजीम से तयशुदा शराइत पर होगा। आलमी मालियाती मंजरनामे में नई तारीख रकम। पाकिस्तान दूसरी उभरती हुई मईशत करार। पाकिस्तान मुसलसल मुआशी बेहतरी दिखाने वाला वाहिद मुल्क बन गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक जून 2024 से सितंबर 2025 तक पाकिस्तान ने वो माशी कारकर्दगी दिखाई जो दुनिया की बड़ी बड़ी उभरती मईशतें हासिल न कर सकी। मुल्क भर में मौसम ने अचानक अंगड़ाई ली, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। मौसम सरमा का बाकायदा आगाज। आज मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी के हसीन मनाजिर ने आवाम के चेहरों पर खुशी बखेर दी। सुआत, कालाम और मालम जब्बा के पहाड़ों पर बर्फ के गालों ने सयाहों को अपनी तरफ खींच लिया। होटलों में रश बढ़ गया और मकामी कारोबार में भी बेहतरी आई। सुआत के मैदानी इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। मरी, मलका कोहसार मरी और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। और टिकटॉक स्टार शहजादी सिमरा के डायलॉग अच्छा जी ऐसा है क्या, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच ने सोशल मीडिया पर ऐसा रंग जमाया कि लाखों अफराद ने उनकी वीडियो को ना सिर्फ देखा बल्कि इस पर तबसरे, मीम्स और रिएक्शन वीडियोस भी बनाई। इनके इस अंदाज पे ना सिर्फ मावरा हुसैन बल्कि मायरा खान भी वीडियोस की एडिट क्रिएट करने पर मजबूर हो गई। पाकिस्तानी सुपरस्टार मायरा खान ने शहजादी सिमरा का वायरल वीडियो रिक्रिएट करके मद्दाहों को हैरान कर दिया। शहजादी अपनी दिलकश और मज़ाहिया अंदाज में मद्दाहों के कमेंट्स के जवाब देने की वजह से शोहरत पा चुकी हैं। टिकटॉक स्टार शहजादी सिमरा से आपकी मुलाकात करवाएंगे आज प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू बखैर रागले वश अत के दुनिया बोले है के साथ। मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सादिया साहब। अच्छा सादिया, द क्वेश्चन इज, आज की सुबह क्या ये दुनिया बदल रही है? क्या इस सदी का सबसे बड़ा मसला हल हिनों को है? और क्या अब गजा के लोग सुकून से सो सकेंगे? क्या बच्चे पेट भर के खाना खा सकेंगे? दिस इज द बिग क्वेश्चन जो हम आज पूछेंगे। यस, एंड दिस ब्रिंग्स मी टू मिस्र के शहर जो इस वक्त शर्म अल शेख में मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। इसराइल और हमास के दरमियान ये मुज़ाकरात गजा पर मुसल्लत की गई जंग के हवाले से किए जा रहे हैं, इसके खात्मे के लिए किए जा रहे हैं। मुज़ाकरात का आगाज़ रहा, कल रात देर तक मुज़ाकरात होते रहे, लेकिन साबिक जो इसके ऊपर ऑलरेडी जो प्रपोज़ किया गया था, प्रपोजल जो दिया गया था फर्स्ट ऑफ ऑल 20 to 21 पॉइंट्स का, उसके ऊपर मुझे समझना है कि उस पर क्या पेशरफ्त हुई है, क्या उसको कंसोलिडेट करके कुछ मुख्तसर पॉइंट्स पर ला के रख दिया गया है जहां से इसे आगे बढ़ा कर लेकर जाना। अच्छा, अब ज़राई के मुताबिक इस मंसूबे के तहत हमास को सियासी इक़्तिदार से दस्तबरदार होना होगा, जबकि इसराइल को मरहलावार गजा से अपनी फ़ौज निकालने का भी कहा गया है। लेकिन देखना अब ये है कि वो जो मरहलावार निकालने की बात की गई है वो कितनी जल्दी होती है। ताहम फ़रीक़ैन के दरमियान कई अहम नुकात पर इख्तलाफात अभी बाकी हैं। इनमें हमास की मुकम्मल मुसल्लह हैसियत का खात्मा, गजा की आइंदा हुकूमती तश्कील और सिक्योरिटी के मुस्तकिल इंतज़ामात। इन उमूर पर अभी तक, जैसे आप कह रही थी सादिया, इन उमूर पर अभी तक कोई वाज़ेह इत्तफाक जो है वो नहीं आ पाया। ऑन द अदर साइड फैसल, द कम टू माई माइंड कि गजा में इसराइली फ़ज़ाई हमले भी अभी तक जारी हैं। ताज़ा तरीन जो डिटेल्स आ रही हैं, अगर हम लास्ट 24 आवर्स की बात करते हैं तो कम से कम भी 10 फ़लस्तीनियों को हलाक किया गया है। और इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि वहाँ जो इमदाद है वो भी अभी तक नहीं पहुँच पा रही है। तो गजा में जो सेहत का
इंतजाम है जिस तरह से तबाह हो चुका है, अस्पतालों में जो इस वक्त दवा की किल्लत पाई जाती है, बेसिक नेसेसिटी तो मुझे लगता है बहुत बड़ा वर्ड है, वो रो रहे हैं सिर्फ अद्वियात और खाने के लिए कि उनको एक वक्त का दिन में खाना मिल जाए, और जो लोग जा रहे हैं उनको अभी भी मारा जा रहा है खाना लेने के लिए। अच्छा, अब पूरी दुनिया, अक़वाम मुत्तहिदा तो क्या पूरी दुनिया फौरी जंगबंदी का, इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालबा कर रही है, तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ में अब तक कोई बड़ी तब्दीली देखने में एज सच नहीं आई है। गज़ा के शहरी एक बार फिर अमन और जंग के बीच में लटके हुए हैं। मुज़ाकरात जारी हैं एक तरफ, मगर एतमाद का फुक़दान भी इस वक्त बरकरार है। तो आगे क्या होने जा रहा है, सब पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है साबिक़ सफ़ीर मंसूर अहमद ख़ान साहब। मंसूर साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, गुड मॉर्निंग। सर, क्या समझते हैं, विन विन सिचुएशन तो नहीं है ये दोनों पार्टीज़ के लिए? कल जो मुज़ाकरात हुए हैं, कैसे देखते हैं इनको आप? देखिए, आज 7 अक्टूबर का ही दिन है। बदकिस्मती से गुज़िश्ता 2 साल में 7 अक्टूबर 2023 से लेकर जो तबाही बर्पा की गई है इजराइल की जानिब से फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर ख़ास तौर पे जिस तरह से जेनोसाइड की गई है, जिस तरह से मासूम इंसानी ज़िंदगियों का ज़िया किया गया है, उनको कुर्बान किया गया है, वो बहुत ही तकलीफ़देह है इस तमाम दुनिया के लिए और इस्लामी दुनिया के लिए ख़ास तौर पे। लेकिन अब चूँकि इस मामले को, इस जंग को इख्तिताम पे लाने के लिए एक ऐसा प्लान मौजूद है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पावर जो है यूनाइटेड स्टेट्स, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आया है, टेबल पे है, मुज़ाकरात हो रहे हैं इजिप्ट में, शर्म अल शेख में, और कई नुकात पे बातचीत हो रही है। कुछ देखिए, इस जो 20-21 नुकात का प्लान है, इसमें से कई 5-6 नुकात बड़े वाज़ेह हैं, और वो होगा ये कि जिन नुकात पे इख्तलाफात आएंगे या जिन नुकात पे रुकावटें आएंगी वो हैं कि सबसे पहले तो सीज़ फायर किस तरह किया जाए। अभी तक सीज़ फायर नहीं हो पा रहा क्योंकि इजराइल की तरफ से बमबारी जारी है, और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान भी 120 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं। तो जब तक फ़लस्तीनियों के लिए या गज़ा के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि एक वहाँ पे सीज़ फायर आए ताकि लोगों की ज़िंदगी, तो जो बचे कुचे लोग वहाँ रह गए उनकी ज़िंदगी नॉर्मलसी की तरफ आए। दूसरा इशू, एक मसला आएगा प्रिजनर्स की एक्सचेंज का या हॉस्टेजेस और प्रिजनर्स का। इजराइल और अमेरिका के हॉस्टेजेस हैं, उनके बारे में तो नेगोशिएशन हो रही है और वो रिलीज होंगे, लेकिन साथ ही फलस्तीनी 3000 के करीब फलस्तीनी भी इजराइल की जेलों में मौजूद हैं, तो उनको भी रिलीज होना है इस एग्रीमेंट के तहत, इस अरेंजमेंट के तहत। उसमें भी थोड़े से इख्तलाफात आएंगे। इजराइल ने बहुत से लोगों को हब्स से बेजा में रखा हुआ है और उनको वो रिलीज नहीं करना चाहता। और फिर तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट एरिया जो आएगा, इजराइल फौज इस इलाकों को खाली करे और इनका कंट्रोल गजा के अवाम के हवाले करे। हमास ने एग्री कर लिया है कि वो चले पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से दस्तबरदार हो जाएंगे हुकूमत से, लेकिन उनकी ये डिमांड मौजूद है कि यहाँ पे जो भी हुकूमत हो वो प्योरली पैलेस्टीनियन हुकूमत होनी चाहिए, वो कोई बाहर से लाई हुई टेक्नोक्रेट्स की इंटरनेशनल हुकूमत वहाँ मुसल्लत ना कर दी जाए। तो इसमें अब इजराइल किस तरह अपने जो जारहाना अज़ाइम है, जिसमें वो बहुत से मिडिल ईस्ट के एरियाज पे कब्जा करना चाहता है, इनसे दस्तबरदार किस तरह होगा, ये देखने की बात। इनिशियली आपने सुना होगा जब ये 20 पॉइंट्स प्रपोजल सामने रखा गया था तो कहा गया था कि जो फोर्सेस हैं उनको येलो लाइन से बाहर कर दिया जाएगा। अब कल जो ट्रंप की बात सामने आती है उसमें ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, सिर्फ उनको बफर जोन तक बाहर निकाला जाएगा, जो मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ा मसला तो ये है कि ठीक है सीज़ फायर होना एक तरफ है, लेकिन जो लोग इमदाद हासिल करना चाहते हैं उनको इमदाद नहीं मिल रही है। एक कांस्टेंट प्रेशर जो इसराइल की फोर्सेस की जानिब से वहाँ डाला जा रहा है बमबारी कर करके, वो बेसिकली मुज़ाकरात के पूरे अमल को अफेक्ट करता है, बिकॉज एक साइड से ये प्रेशर है कि जल्दी बात मान लो वरना और लोग मर जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ा मसला ही इजराइल की जो पॉलिसी है 1948 से, उसने हर 10-20 साल बाद एक मेजर जारियत की है। 67 में पहली जंग की, फिर उसके बाद 89-90 में इंतफादा हुई तो 91 में ओस्लो अकॉर्ड कर ली, और ओस्लो अकॉर्ड में ये एग्री किया कि 2 स्टेट सोल्यूशन पे जाएंगे, लेकिन नहीं गए। अब आगे वो एक नई जंग उन्होंने 2023 में शुरू कर दी, हमास के हमलों से वो शुरू हुई, लेकिन वो जंग तो एक उन्होंने बहुत डिस्प्रोपोर्शनेटली वहाँ पे एक जेनोसाइड की, एक गजा को मलबे का ढेर बना दिया। तो ये जो
जिस तरह के कमिटमेंट थी कि येलो लाइन से बाहर जाना और गजा के तमाम इलाकों को खाली करना, वेस्ट बैंक के मुतालिक भी ये कमिटमेंट देना कि वहाँ पे किसी किस्म की इजरायली कंट्रोल नहीं इस्टेब्लिश किया जाएगा, सेटलमेंट्स नहीं इस्टेब्लिश की जाएंगी। ये बहुत कुछ अभी इजराइल के साथ नेगोशिएशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक चीज अच्छी है कि इस वक्त प्लान सिर्फ एक ही है टेबल पे, और वो है ट्रंप का प्लान, और ट्रंप कमिटमेंट भी दी है और इंटरनेशनल सपोर्ट भी इस प्लान को आ रही है। मुस्लिम ममालिक ने भी सपोर्ट किया है और इसके अलावा यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी कल इसको वाज़ेह अल्फाज में सपोर्ट किया है कि इस प्लान पे अमल दरामद होना चाहिए। मेरे ख्याल सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा इशू आएगा वो ये आएगा कि इस प्लान पे अमल दरामद इसराइल। अच्छा मंसूर साहब, इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये अच्छी बात है और मैं और सादिया इसको जब से ये चीज़ सरफेस हुई है पिछले हफ्ते से हम ये कह रहे हैं कि चलिए कुछ नहीं तो कम से कम एड और ये सारी चीज़ें जाएं। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पे ये है कि ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, एड पहुँच गई, फ़ौजें पीछे हट गई, ओके, उन सारे वॉर क्राइम्स का क्या होगा जो नेतन्याहू करता आ रहा है इन 2 सालों में? ठीक है, क्या ये जो एजेंडा है 20 निकाती, क्या ये जो मंसूबा है या फिर कोई भी अमन मुआहदा है, उसमें कहीं भी इस चीज़ की बात नहीं हुई कि भाईजान ये जो आपने तबाह बर्बाद कर दिया है, मलिया मेड कर दिया है, यू हैव टर्न्ड गाजा इनटू रबल्स, और उस रबल के नीचे लाशें अभी भी कितनी मौजूद हैं गॉड नोज ओनली। तो उसका क्या होगा फिर? वो दुनिया भूल जाए, वो मुसलमान भूल जाए, वो फलस्तीनी भूल जाए? आप जिस चीज की जानिब इशारा कर रहे हैं वो है इस्लामी दुनिया का फ्यूचरिस्टिक एजेंडा या फ्यूचरिस्टिक कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। वो इधर यूनाइटेड नेशंस का अपना रोल इस पूरे सिनेरियो में, आफ्टर ही बीइंग कन्विक्टेड एज अ क्रिमिनल। जी, यूनाइटेड नेशंस का रोल भी है और ही इज कन्विक्टेड, और इंटरनेशनल ग्लोबल ओपिनियन भी इस वक्त बहुत फेवर, जिनके आपने देखा ग्रेटा थुनबर्ग ने बड़ी इमोशनल कल आफ्टर हर रिलीज एम्स्टर्डम में लाखों लोगों का इज्तिमा हुआ, दूसरे शहरों में लाखों लोगों का इज्तिमा हुआ, कराची में भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया। लेकिन मेरे ख्याल बहुत जरूरी होगा, देखिए ये जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है, दुनिया है, इसमें जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है, इसमें कौमों को और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको अपना एजेंडा एक आगे लेके चलना पड़ता है बड़े एक मुनज़्ज़म अंदाज में। यूएस और नेटो के आपने देखा वेस्ट किस तरह अपना एजेंडा आगे लेके चलता है, उसको प्रमोट करता है। इस्लामी दुनिया ने भी गलती ये की पास्ट में कि वो कुछ कॉन्फ्रेंसेस में रवायती रेजोल्यूशंस तो पास करते रहे, लेकिन कभी भी इस मसले को एक जड़ से हल करने की कोशिश नहीं की। फलस्तीन के साथ, फलस्तीन और इजराइल के मसले को इजराइल के साथ, और इजराइल और जो मंसूर साहब ग्रेटेस्ट सपोर्ट है यूएस बीइंग ग्रेटेस्ट सपोर्ट टू इजराइल, उस लॉबी को, उस इसराइली लॉबी को भी कन्फ्रंट करने की हमने कभी कन्फ्रंट करने की कभी कोशिश नहीं की। आज उनके ऊपर खुद क्वेश्चन कर रही है तो यूएस की अपनी आवाम कर रही है। We never thought कि हम वो लॉबिंग करें और देखें कि वो किस तरह से काम करेंगे। अगर इस्लामी दुनिया इस वक्त एक मुनज़्ज़म कोशिश में आ जाती है और अपने छोटे छोटे प्लान लाने की बजाय एक मुनज़्ज़म इस्लामी दुनिया का प्लान लाती है, अरब दुनिया के प्लान की बजाय पूरी इस्लामिक वर्ल्ड का प्लान आता है, और वो ट्रंप के प्लान के ऊपर प्रेशर डालता है कि ये नुकात एग्री हुए थे लेकिन इनका इस तरह से इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है, और इस्लामी दुनिया इसे पसे पुश नहीं डाल देती। खास तौर पे जो पावरफुल इस्लामिक कंट्रीज हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इसके अलावा सऊदी अरब और इजिप्ट और यूएई और कतर, ये ममालिक भी शामिल हैं, इनको भी एक पेज पे होना होगा, ताकि एक दफा चंद साल लगेंगे इस मसले को, ये इतनी जल्दी हल शायद ना हो और इसमें हम रुकावटें भी आएंगी, लेकिन एक दफा पूरी कुव्वत से इस मसले को हल करने की जरूरत है, क्योंकि अदरवाइज ये इस्लामी दुनिया, इस्लामी जिंदगी, मुसलमानों की जिंदगियां क्लेम करता रहेगा, मुसलमानों के लिए तबाही लाता रहेगा, और इसने बहुत तबाही मचाई है। इनिशियली हमने 5 इयर्स प्लान ऑफ यूनाइटेड नेशंस की बात सुनी थी रिहेबिलिटेशन में गजा के लिए, लेकिन क्या ये फ्यूचर में रहेगा? और जो यूनाइटेड नेशंस का अब रोल है, कौन गारंटी करेगा कि कल को किसी हमास या किसी और मिलिट्री ग्रुप का नाम लगाकर यहाँ दोबारा इन्वेड नहीं करेगी इसराइली फोर्सेस? बिल्कुल, यूनाइटेड नेशंस तो गुज़िश्ता चंद सालों में बहुत ज्यादा अंडरमाइन हो गया है। यूनाइटेड नेशंस जो है वो एक मेजर पावर राइवलरी का भी शिकार हो गया है, और अब यूनाइटेड नेशंस से किसी किस्म के प्रोएक्टिव एक्शन को एक्सपेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशंस ही एक ऐसा फोरम है मौजूदा इंटरनेशनल स्ट्रक्चर में
जिसको यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। वहां से अगर रिजल्ट्स हमें कम मिलें या स्लो मिलें, लेकिन मुस्लिम ममालिक को मेरा ख्याल है इस मसले के लिए अपनी कोशिश करते रहना चाहिए, एक मुनज़्ज़म किस्म की कोशिश करते हैं। मंसूर साहब, ये जो हम मुनज़्ज़म कोशिश अक़वाम मुत्तहिदा ये सारी हम बात कर रहे हैं, मेरे एक तरफ तो मैं देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि जी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त उनके सर पे सवार है कि मुझे अमन के लिए नोबल इनाम मिल जाए, तो वो बस वो 8 तो क्या वो 18 जंगें भी ख़त्म करा देंगे। वो एक दिन ऐलान करेंगे कि मरीख और अतारुद के दरमियान जंग भी मैंने ख़त्म करवाई है। तो एक तो हो गया ये, लेकिन दूसरी तरफ मैं इन रवैयों का क्या करूँ। अभी ये समूद फ्लोटेला पे जिस तरीके से हल्ला बोला है, जिस तरीके से ग्रेटा थनबर्ग का चेहरा ज़मीन पर रगड़ा है, जिस तरह और अभी सेनेटर मुश्ताक का हमें कुछ नहीं पता है, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, इसराइली वज़ीर है इतमार बेन गवीर, वो सीधा सीधा कहता है कि ये सारे दहशतगर्द हैं, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो दिस ट्रंप की पॉलिसी 20 नकाती एजेंडा और उनकी जो एक ख्वाहिश है अमन का सफ़ीर बनने की, वर्सेस ये इसराइल का नैरेटिव जो कि आज से नहीं है, दहाइयों से, और अब ये सीधा सीधा कह रहे हैं दहशतगर्द है, मारो फेंको अंदर करो इनको। आपको लगता है कि ये फॉर द टाइम बीइंग ट्रंप की बात मान रहे हैं और जैसे ही उनको लगेगा कि अच्छा मामलात अब साजगार हो गए, ये फिर चढ़ाई करेंगे? जी, ये बिल्कुल मुमकिन है और इस तरफ बहुत से एनालिस्ट इशारे करते रहते हैं और ये इजराइल का जो साबिका रवैया है वो इसी बात की निशानदेही भी करता है कि इस तरह के मुमकिनात हैं। लेकिन बात यह है कि इस्लामी दुनिया का फोकस, इस्लामी दुनिया की एफर्ट इस वक्त ये होनी चाहिए कि जंग सिर्फ आर्जी तौर पर ख़त्म ना हो, जंग मुस्तकिल ख़त्म हो और जो 2 रियासतों का क़याम है वो एक दफ़ा अमल में आए और उसको किसी तरह से भी इजराइल तस्लीम करे। अगर इसको इजराइल तस्लीम नहीं करता और इजराइल इन मामलात को इसी तरह जारी रखता है और वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी नहीं जाने देता, वहाँ सीज फायर के बावजूद या जंग रुकने के बावजूद बमबारी जारी रखता है या किसी तरह से ऑपरेशन जारी रखता है या फ़लस्तीन के किसी भी एरिया में इलीगल सेटलमेंट्स का अमल जारी रखता है, तो ये एक मुस्तकिल अमन की तरफ कदम नहीं होगा, बल्कि इजराइल विल बी बाइंग टाइम टू कंटिन्यू इट्स एग्रेशन। और यहाँ पे मेरा ख्याल कोई और हमें हेल्प नहीं करेगा, इस्लामी दुनिया को खुद खड़े होना पड़ेगा, इस्लामी ममालिक को खुद खड़े होना पड़ेगा अपने। बहुत शुक्रिया मंसूर अहमद खान साहब, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन दिस। और यही बात मेरे जहन में आती है कि जो रिहेबिलिटेशन हम कह रहे हैं वो पहले ही आबादियाँ जो कि गज़ा की इसराइल ले चुका है, उनके ऊपर कब्ज़ा कर चुका है, इस रिहेबिलिटेशन में उनका और कितना एरिया लिया जाएगा और उसको कौन गारंटी करने बैठा है कि वो लोग जो उनको दोबारा आबाद करना है, जो गज़ा के लोग हैं जिनकी सरज़मीन है, उन्हें वो हिस्सा मिलेगा जहाँ वो सदियों से रह रहे हैं, जिनको कोशिश कर रहा है कि इसराइल किसी तरह से अपनी तरफ खींच ले। अच्छा, अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके दोबारा हाजिर होंगे। अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, भारत पे जंगी जुनून सवार। विल बी डिस्कसिंग आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान में सियासी जमातों का अपना ही एक वर्ल्ड कप चल रहा होता है। वी जस्ट वंडर, हाँ, हम सोचते हैं कि कितना सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, हम माशी तरक्की कर रहे हैं, इंडिया को जंग हराई है, लेकिन नहीं, हम सुकून से नहीं बैठेंगे। अब पीपल्स पार्टी, व्हाट डू वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्या समझाएं आप? वी आर मूविंग टुवर्ड्स इलेक्शन एंड ये थोड़ी बात, मतलब नॉट राइट नाउ, बट वो माहौल बनना शुरू हो जाता है फिर 2 years और 2.5 years पहले। और मुझे ऐसा लगता है यू कांट बी लवी डवी, आप इत्तेहाद में भले से हो, लेकिन आपको अपने वोटर को खुश करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट, ताकि आप जा सके उस टाइम पर, यानी कि आप ये कह रही हैं जिम्मेदारियां बांट सके कि ये आपकी पार्टी की जिम्मेदारी थी, आपने नहीं किया, हम अगली बार आएंगे तो ये करेंगे। यानी आप ये कह रही हैं कि ये सब ड्रामेबाजी चल रही है, इसके पीछे कोई हकीकत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, एंड आई मे बी रॉन्ग, बट होंगे डिफरेंसेस, बट दे डिफरेंसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट और सियासतदान इतने पुराने, इतने जीरक हो चुके हैं कि दे अंडरस्टैंड कि उनकी आइडियोलॉजीज क्या है। अच्छा भाई, आज के गर्मा गर्म सियासी नाश्ते में है पीपल्स पार्टी का मुकाबला नून लीग, और राजा परवेज अशरफ ने वॉकआउट किया, तुंदो तेज जुमलों का तबादला भी हुआ। इससे पहले शहरी रहमान जो थी उन्होंने भी ऑन द फ्लोर कहा कि जी माफ़ी मांगे, और ये करने से किसी की इज्जत कम नहीं होती है। उन्होंने शिकायत भी की कि पंजाब में हमारे लोगों से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। ये तो सारी चीज़ें एक तरफ, वो जो एक चीज़ चल रही है ना सादिया, चैलेंज वाला, असल जो मुझे मज़ा आ रहा है वो मज़ा आ रहा है कि जब पंजाब और सिंध के वुज़रा एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं।
शैला रज़ा ने कहा कि जी हम आपको चैलेंज करते हैं, हम पूरे पंजाब को जो है वो सिंध जैसा बना देंगे, या अल्लाह ऐसा ना हो। और वहाँ से आज़मा बुखारी कह रही हैं कि अच्छा चैलेंज करते हैं तो फिर एक काम करें कि आप हमें कश्मीर लेके चलें, आप ज़्यादा नहीं, आप गढ़ी खुदाबख्श लेके चलें, वहाँ पे सिचुएशन देख लेते क्या है। तो हम यहाँ पे आ गए हैं। क्या इस चैलेंज में फैसल कराची जो है वो डेवलप हो सकता है? बात सादिया पता है क्या है, बात यह है कि हम एक दूसरे को नीचा इस बात में दिखा रहे हैं कि हमारे मामलात इतने ख़राब हो चुके हैं कि हम एक सूबा दूसरे सूबे को आईना दिखा रहा है कि देखिए आपका सूबा कितना ख़राब है। वी हैव गॉन टू दिस लेवल। तो सीनियर तज़ियाकार इमरान याकूब साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर साहब, सीनियर तज़ियाकार इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। ये जो सियासी चपकलिश चल रही है इस पर तो हम करेंगे ही बात सर, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर एक सूबा दूसरे को कहे कि अरे तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो सड़कें नहीं बनाई, अगला कह रहा है मैं तो तुम्हारे सूबे को अपने जैसा सूबा बना लूँगा। हम इस लेवल पे आ गए हैं कि बजाय हम ये देखने के कि हम क्या तरक्की कर रहे हैं, हमने इतना कुछ किया ही नहीं अब तक अपने आवाम के लिए। एंड स्पेसिफिकली मैं यहाँ सिंध में बैठा हूँ, ठीक है, और हमें ये एक्सेप्ट कर लेने दीजिए कि भाई नहीं है इस तरह की सिचुएशन, नहीं है इस तरह के मामलात इतने अच्छे, लेकिन फिर इस तरह की चीज़ें आ जाती है। तो आपको लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं बहुत अनटाइमली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात ये है कि ये आपको किसने कहा, असल में तो ये उन सियासतदानों की गलती तो नहीं है, गलती तो हम लोगों की है जो उनसे इस तरह की उम्मीदें लगा लेते हैं। क्या उन्होंने आपसे ये कहा था कि वो इस तरह का कोई चैलेंज नहीं करेंगे? क्या उन्होंने हलफ उठाने से पहले ये कहा था कि वो अपने अपने सूबे में इस तरह की इमरान साहब, मैं फैसल को कन्विंस कर रही हूँ कि तैयारी पकड़ लो, अगले इलेक्शन के लिए पार्टियां तो तैयार हो गई हैं, तो ये जो चपकलिश है ये बेसिकली अपना अपना वोट बेचने का एक तरीका है, तो तुम पेशेंस रखो। लेकिन ये मेरी बात नहीं मान रहे, एम आई रॉन्ग? देखिए बात ये है कि आपकी बात से मैं भी मुत्तफिक नहीं हूँ। अभी इलेक्शन का वक्त नहीं है, अभी इलेक्शन का वक्त नहीं है, लेकिन आपकी बात का दूसरा हिस्सा बिल्कुल ठीक है, उससे मैं 100% एग्री करता हूँ। थैंक यू। कि ये सिर्फ अपने अपने वोटरों को जरमाने के लिए, वो कहते हैं ना झपट कर पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म करने का है एक बहाना। तो असल में ये 2-2.5 साल जो गुजरे उसमें ये अपने वोटर को कुछ छोड़ तो दे नहीं सके, तो इनका ये ख्याल है कि चले हम अपने वोटर को कम से कम ये दिलासा तो दे दें कि भाई हम इत्तेहाद में जरूर है लेकिन हम हुकूमत में नहीं है, और हुकूमत में नहीं है इसलिए हम ये जो काम है इस जिम्मेदारी में हम बरी जिम्मा है। लेकिन अगर ये इस बरी जिम्मा होंगे इस काम में तो फिर यकीनन अवाम इनसे ये भी पूछने में हक में जानिब होंगे कि फिर तो आपका बुनियादी महसूस में भी कोई हिस्सा नहीं बनता, फिर तो आप मार के हक में कामयाबी का जश्न जब मनाते हैं कि हमारी हुकूमत में ये हुआ, तो फिर वो आप किस तरह से मनाएंगे? फिर अगर आप ये ना करें कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू, मामला ये है फिर आपको अच्छे बुरे सब कामों में या तो क्रेडिट लेना होगा या क्रेडिट देना होगा। अगर ये मामला इस तरह से देखें हम, तो ये मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी जब मैं आपके साथ था तो मैंने ये गुजारिश की थी कि ये सब इसी तरह पे नौकरी करेंगे, ये सिर्फ सियासत अपनी चमकाने के लिए, अपने सियासी कारकुनों को समझने, लहू गरमाने के लिए, उनको अटैच रखने के लिए, तो ये सियासी ड्रामेबाजियां हैं, ये हल्की फुल्की मौसीकी है, ये चलती रहेगी। अच्छा। और लेकिन इस लाइट म्यूजिक में इमरान साहब अगर कोई बोले कि जी हमें तो माफी दरकार है, माफी मांगनी पड़ेगी वरना आगे सियासत नहीं चल सकती, इज इट ब्लैकमेलिंग, और या आपको लगता है कि वो ड्यू है और करना चाहिए नून लीग? असल में सादिया, मुझे ये पता नहीं कि आप कब से जर्नलिज्म में, लेकिन बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स, अगर मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि अगर आपने माजी पे थोड़ी सी नजर डाली हो तो आपको याद होगा कि एक वक्त था जब पीपल्स पार्टी की मरकज में हुकूमत थी, पंजाब में हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, और उस वक्त मोहतरम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो थे वो वज़ीर आला पंजाब थे। वो लोड शेडिंग का हर तरफ दौर दौरा था, 16 घंटे लाइट जाती थी, और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब मीनारे पाकिस्तान के साए तले जाके हाथ वाले पंखे से पंखा जलते थे, और ये जिस तरह से ये देख ले ऐसे, और साथ ये दावा करते थे कि मैंने अगर आसिफ जरदारी को सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। तो क्या उन्होंने घसीट लिया था? इसी तरह बिलावल भुट्टो सरदारी
जिस तरह से मियां नवाज शरीफ के बारे में जो बातें करते थे, क्या उन्होंने मियां नवाज शरीफ से लूटी हुई दौलत वापस ले ली थी? क्या उनको सजा दिलवा दी थी? क्या उनके साथ वो सलूक कर लिया था? तो ये इस तरह से होता रहता है। ये सियासतदान ऐसी बातें करते रहते हैं, इन बातों को खुदारा सीरियस ना लीजिए। अच्छा। ये ऐसी कोई बात नहीं। और इसमें सर फिर चले हम नून लीग और पीपी की बातों को सीरियस ना लें तो हम असद कैसर साहब का क्या करें, जो तो रे ऑफ होप उन्होंने देखी है और उन्होंने कहा है कि यार पीपल्स पार्टी वालों, आप जो है अगर करना है तो आप इधर आ जाएं हमारे पास, आप लाएं तहरीक वहरीक लाएं, गिराएं इनकी हुकूमत को। फिर बड़ा बहुत अच्छा कहा उन्होंने, लेकिन मुझे एक बात तो बताएं, असद कैसर साहब सिर्फ इतना बता दें कि उन्होंने खुद अपने लीडर की रिहाई के लिए क्या किया। क्या वो कोई मुनज़्ज़म तहरीक चला सके? इस वक्त मुल्क की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात होने के बावजूद क्या वो लोगों को इमरान खान की रिहाई के लिए सड़कों पर ला चुकी, लाने में कामयाब हो सके? क्या चले ये भी छोड़ दें, क्या इस एक इशू पे वो अपनी सारी सियासी जमात को, सियासी लीडरशिप को, लीडरशिप भी छोड़े, मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेट को किसी एक नुक्ते पे मुत्तहिद कर सके? भाई उनकी अपनी जमात को वो तो आधा तितर आधा बटेर भरी हुई है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। अलीमा खान साहिबा का ग्रुप अलग है, बुशरा बीबी का ग्रुप अलग है। लेकिन इमरान साहब मुझे ये बताएं, इसमें अपना खुद बानी पीटीआई का कितना कसूर है? ठीक है वो तो जेल में हैं, लेकिन जब वो जेल में नहीं भी थे तो उस वक्त भी उनके लिए ये मशहूर था कि जी वो कानों के कच्चे हैं, कोई जाता है और उनको कुछ पता आता है और फिर वो उसको हटा के किसी और को कर देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि पीटीआई की अपनी क़यादत का बड़ा कसूर है इसमें? ये तो आपको मुबारक हो कि आप एक ऐसे खित्ते में पैदा हुए हैं कि जहाँ पे तमाम लीडर ही कानून के कच्चे हैं। मुझे बता दें कि ऐसा लीडर जो आपने देखा और यहाँ हमारे यहाँ जो कानून का कच्चा ना हो, माशाल्लाह से सब खुशामद पसंद वाक़या हुई हैं। माशाल्लाह से सब सियासतदान जो हैं, तमाम लीडर उनके देख रहे, जो उनके पास जाते हैं उनकी तारीफें करते हैं, वो आला उहदे जमातों में पा लेते हैं। और जो बेचारे मेरिट की बात करते हैं, जो असूल की बात करते हैं, वो जावेद हाशमी साहब की तरह नुकरे होकर बैठे होते हैं। तो ये तो अलमिया तमाम सियासी जमातों का है। लेकिन जब आप स्पेसिफिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करती हैं तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन वो उस तरह की सियासी जमात है नहीं। उनकी अभी एक तो उसकी उम्र इतनी नहीं है, दूसरी उनकी तरबियत उस तरह से नहीं हुई। वो एक शख्सियत परस्ती, वैसे तो तमाम जमातों में शख्सियत परस्ती है। पीपल्स पार्टी का भुट्टो भी जिंदा है, नवाज शरीफ जो है उसमें भी मियां नवाज शरीफ की जात जो है, उनकी शख्सियत ही इतनी मजबूत है कि वो नाम ही मुस्लिम लीग नवाज है। बिल्कुल ठीक है। पीटीआई भी उसी तरह से है, लेकिन पीटीआई में मामला यह है कि अगर इमरान खान को माइनस कर दिए तो बाकी कुछ बचता नहीं। उनका कारकुन किसी और बंदे को मानने को तैयार ही नहीं है। आप इनसे ये कहें कि बैरिस्टर गोहर, अलीमीन गंडापुर, अमीना खान साहिबा और इनकी दूसरी क़यादत सारे इकट्ठे हो जाए, एक उनको फैसला कर लें, दूसरी तरफ इमरान खान का जेल से एक ट्वीट आ जाए तो आप देख लेंगे सारा फिर मामला सारा रंदा फिर जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इमरान साहब एक बार फिर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस आवर मॉर्निंग वेरी वेरी ब्राइट। और उम्मीद करते हैं जैसे आप कह रहे हैं कि वो सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं, तो ये मामला जल्द अज जल्द हल होगा, क्योंकि हमारे पास दीगर बहुत अहम मसाइल हैं इस पे, और हमारे पास भी दीगर बहुत अहम मसाइल हैं। हमारे मुल्क का फ्यूचर इन्हीं के हाथों में है जिन्हें हमने वोट देकर वहाँ तक पहुँचाया। सो ऑब्वियसली वी आर एक्सपेक्टिंग सम गुड स्टफ टू हैपन फ्रॉम द अपर हाउसेस दैट वी हैव। वेल, इसके साथ ही ले रहे हैं ब्रेक। एक बार फिर खुशामदीद। कल हमने कहा था कि मौसम की पहली बर्फबारी हो गई है और आज तो मानसेरा, नारान, भटाकुंडी हर जगह बर्फबारी हुई है। लेकिन अब उसमें सवाल ये है कि क्या ये जो बर्फबारी हुई है, क्या ये जो उसका टाइम पीरियड था पाकिस्तान में होने का, उससे पहले हो गई है? और ऑटम कहाँ गया भाई, बीच में खिज़ा कहाँ चला गया है? इस सब पे हम बात कर लेते हैं। माहिर माहौलियात मरियम शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग मरियम, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। What happened? बाहर तो हमसे रूठ ही गया है पाकिस्तान से, क्या खिज़ा भी अब नाराज़ है क्या?
जी बिल्कुल, देखिए ये जो 1.5 दर्जा हरारत की हम बात करते थे कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल के बाद से हमें इसको लिमिट करना था, ये सिर्फ अभी उसी के असरात हमें नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि ग्लोबल एमिशंस जो हो रही हैं दुनिया भर में, और अमेरिका भी चूंकि पेरिस एग्रीमेंट से निकल गया है, उसकी भी ग्लोबल एमिशंस उसी तरह से जारी रहेंगी। तो आपको इस किस्म के एबनॉर्मल वेदर पैटर्न्स जो है वो देखने को मिलते रहेंगे। कहीं जो है वो आपको बिल्कुल खुश्क साली नज़र आएगी, कहीं आपको डिजर्टिफिकेशन होती नज़र आएगी, कहीं आपको बारिशें जो है वो ज़्यादा, जैसे इस दफ़ा पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हुई, फ्लडिंग हुई। इसी तरह जैसा कि आपने कहा कि बाहर के मौसम बिल्कुल ख़त्म हो गया। एक तो उसका ड्यूरेशन पाकिस्तान में शॉर्ट हो गया, और दूसरा यालाबारी भी काफ़ी इलाकों में बाहर के मौसम में हो गई थी, जिसकी वजह से बिल्कुल वो ख़त्म होके आपका मौसम रह गया था। इसके बाद आप फिर देखें कि हीट वेव्स हमारी जो है वो गर्मियों में काफ़ी आती हैं, और आप बिल्कुल ये अनप्रेसिडेंटेड किस्म का जो वेदर का फिनोमेना आपको नॉर्थ में भी देखने को मिल रहा है, जिसमें इतनी अर्ली आपका जो है वो स्नोफॉल आ गया है। ये सारे आपके वेदर पैटर्न्स जो है, विंटर्स का शॉर्ट होना और लेस इंटेंस जो है वो विंटर्स का होना, कि सर्दी कम आपको फील हो, ये सारे के सारे जो इम्पैक्ट आपके हैं ये इसी दर्जा हरारत के बढ़ने की वजह से हैं। ग्लेशियर मेल्टिंग बहुत तेजी से गर्मियों में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो होती है। मुझे ये बताइएगा, इज इट अ वन टाइम थिंग, या मैं ये हर साल एक्सपेक्ट करूं, या ये हर साल पैटर्न चेंज होगा, यानी कभी सर्दी जल्दी आ गई और कभी सर्दी देर से आई? जी देखिए, ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर पैटर्न्स होते हैं ये अब नॉर्मल होते हैं। तो आप उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, या सेम रहेंगे हर साल या नहीं रहेंगे, ये थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है बताना। लेकिन क्योंकि ये आपके सारे जो हिस्ट्री होती है, जो डेटा ट्रेंड्स होते हैं, की बेस पे जो है वो आप प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर के लिए कि क्या इस पे होगा। अभी तक जो मुझे डेटा ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं उसमें ये अनयूजुअल जो वेदर पैटर्न आपको नज़र आया है नॉर्थ में, ये बहुत फ्रीक्वेंट नहीं था पहले। आपकी जो ख़ासतौर पर बर्फ़बारी थी वो टाइमली आती थी, जो ख़ज़ां का मौसम था जिसमें टूरिज्म जो आपके नॉर्थ में बहुत पीक पर होता है, वो भी एक ख़ास अरसे में आता था। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये क्या हमारे ऑटम के टूरिज्म को अफेक्ट करेगा? दूसरा मेरा सवाल ये था कि ये हमारी फूड के मामलात को, जो उसको किस तरह से अफेक्ट करेगा? जी एब्सोल्युटली, आप देखें कि जैसे यालाबारी ने जो है वो हमारे फ्रूट ऑर्चर्ड्स को तबाह किया था, सैलाबों ने हमारे फसलों को तबाह किया है और बागात को काफ़ी तबाह किया है। इसी तरह ये जो आपकी बर्फ़बारी है नॉर्थ में, आप देखें काफ़ी सारे आपके फल होते हैं जिसमें ना सिर्फ ड्राई फ्रूट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स कुछ होते हैं, बल्कि आपके सेब और नाशपाती और इस तरह के बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे आपकी होती है नॉर्थ में। तो वो आपकी एक तो वो उसका इम्पैक्ट तो आपका डेफिनेटली अर्ली जो है वो हो गया। इसके अलावा आप कोहे पैमा जो वहाँ पे इस तूफान की वजह से फंसे हुए हैं, ये एक अलग तरह का जो है उन पे असर है क्लाइमेट चेंज का। एक स्पोर्ट्स रिलेटेड जो आपका एक रेवेन्यू आता है वो तो इम्पैक्ट होगा ही होगा, लेकिन ऑफ कोर्स आपका टूरिज्म भी इससे इफेक्ट, जैसे सैलाब में काफ़ी ज़्यादा हुआ है, और सैलाब में तो आपकी कई तारीखी मकामात ऐसे हैं जो पानी से जो है वो भर गए थे, उनको नुकसानात हुए। इसी तरह आपका नॉर्थ में ये भी अभी भी जो एडवाइजरीज हैं आप देखें वो यही हैं कि नॉर्थ की तरफ जो है वो टूरिस्ट ट्रैवल ना करें, एंड आई होप दे डोंट डू। क्योंकि जिस तरह फ्लडिंग के दौरान हमने देखा कि मना किया जाता था एडवाइजरीज में कि ट्रैवल ना करें, फिर भी लोग ट्रैवल करके चले जाते थे और काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हुए। तो आई होप कि जो बर्फ़ की नुकसानात लोकल कम्युनिटीज़ को तो हो ही रहे हैं, जो आपका हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उसको भी इसके नुकसानात होंगे, टूरिज्म पे इसका ऑफ कोर्स इम्पैक्ट है, लेकिन साथ ही साथ जो है एटलीस्ट जानी नुकसान से जो है वो लोग बचा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मरियम, वक्त की कमी है लेकिन आपने बहुत अच्छे से इसको समझ किया, थैंक यू सो मच। सो मामलात ये हैं कि ये जो मौसम तब्दील हो रहा है, हम इस न्यू नॉर्म के लिए कितने तैयार हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, वील बी डिस्कसिंग ऑन दिस इन द कमिंग शो, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ दीगर स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। वेल देयर आर सम पॉजिटिव हैप्पी न्यूज़ कमिंग पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, और स्टॉक मार्केट की तो हम बात करते ही रहते हैं, लेकिन ओवरऑल दुनिया हमारे हवाले से क्या सोचती है अब आप ये देख लीजिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने पाकिस्तान को दिवालिया होने के खतरात में कमी के हवाले से दुनिया की उभरती हुई मईशतों में दूसरे नंबर पर डिक्लेयर किया। दिस इज वेरी पॉजिटिव। सो द रिपोर्ट इज़ लाइक अबाउट फॉर पिछले 15 महीनों की, जिसमें पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के जो इम्कानात है वो 2200 पॉइंट्स की गैर मामूली जिसमें बेहतरी आई है, और मईशत की बेहतरी को ये जाहिर करती है जो अब तक की ग्रोथ है पिछले 15 मंथ्स में। एट द सेम टाइम वज़ीर ख़जाना
की जानिब से भी इस हवाले से एक जो क्लैरिटी दी गई है उसमें उनका ये कहना है कि सरमायाकारों का जो एतमाद है वो पाकिस्तान पे पड़ा है, माशी इस्तेहकाम आया है, IMF का प्रोग्राम जो है उसको कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है और जो शराइत IMF की जानिब से रखी गई हैं उनका एतमाद ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान सही समत में आगे बढ़ रहा है। अच्छा, लेकिन ये हैं सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये ट्रिकल डाउन कब होंगे आम आदमी पे? ये अगर किसी ने मुझे ये कहने की हिम्मत की कि इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट में आ गई है, मैं उसके आगे हाथ जोड़ दूंगा। अभी दूध जो है वो 300 क्रॉस कर जाएगा, खाकम बदन। इवन आम सब्जी, जिसके लिए पहले ये कहा जा रहा था कि आपका आम की सब्जी, आम सब्जी कॉमन सब्जी, मतलब टमाटर प्याज जो आप रोजाना इस्तेमाल करते ही हैं, जिसके लिए टमाटर के लिए कहा जा रहा था कि भाई वो तो महंगा नहीं होगा, आपके यहाँ तो सिंध से टमाटर आता है, सिंध में तो इतना नुकसान नहीं हुआ। वो भी अब महंगा हो गया, बाहर जाए खरीदे पता लगेगा। खैर, तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक के जो फैक्टर्स हैं वो एक समान कब होंगे और कब ये जो बड़े फैक्टर्स पे जिन पे हम अब रिलीफ हमें मिल रही है, कब ये कॉमन आदमी पे आएगा? हम इसी पे बात कर लेते हैं। माहिर माशियात चौधरी मोहम्मद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, चौधरी अजमल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अजमल साहब। इट इज़ अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। सो अजमल साहब, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान एक वक्त में दिवालिया हो रहा था, फिर उसको तमाम तर इदारों ने मिल के इस मझधार से निकाला और अब उसका जिक्र हो रहा है। इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड साइन। ये ट्रांसलेट कब होगा टू द कॉमन पीपल? देखिए, जहां तक क्रेडिट रैंकिंग का ताल्लुक है तो वो बड़ा क्लियर है कि ये किसी भी मुल्क की जो डेट पेइंग कैपेसिटी है या उसकी लिक्विडिटी की जो पोजीशन है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो ये जो हालिया जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है उसको इसी तनाजुर में देखा जाना चाहिए कि एक वक्त में पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल डिफॉल्ट करने के नहज के ऊपर आ गया था। ज़र मुबारक के ज़खायर तकरीबन $4 बिलियन के करीब रह चुके थे और जो डेट पेइंग थी आने वाले जो पिछले 2-3 साल गुजरे हैं उसमें तकरीबन पाकिस्तान को हर साल $22 अरब के लगभग जो है वो रीपेमेंट्स करनी थी लोन की। ये मैं सूद की बात नहीं कर रहा, लोन जो रीपेमेंट एक्चुअली करनी थी ये वो अमाउंट है, तो वो करनी थी। तो उन चीज़ों में पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है together with the support of the countries like China, UAE and Saudi Arabia। इन्होंने हमें जो है वो सपोर्ट फराम की और आज के दिन तक हमें सपोर्ट फराम कर रहे हैं और उनके तकरीबन $12 अरब के लगभग जो है वो हमारे जो स्टेट बैंक के पास ज़खायर में पड़े हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने हमें रोल ओवर्स की भी परमिशन दी और हम जो है वो मुसलसल रोल ओवर्स कर रहे हैं, जिसके नतीजे में जो हम ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, इसको क्या IMF के तनाजुर में और हमारा जो डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा जाहिर किया जा रहा था उसी में देखा जाए या पाकिस्तान की जो माशी बेहतरी है उसको ओवरऑल सिनेरियो में देखा जाए? देखिए, इसको IMF ने जो मजीद हमें लोन देना है उसके ऊपर बहरहाल ये जो है इसका बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा और जाहिर है IMF ने ही हमें सपोर्ट किया है, तो उसके नतीजे में जो है ये ब्लूमबर्ग और दीगर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो हमारी रैंकिंग को अपलिफ्ट कर रही हैं। जस्ट लाइक मूडीज ने CA1 कर दी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर ने या उसने फिश ने उसने B- कर दी है। तो जाहिर है जब IMF ने हमें सपोर्ट किया है। मैंने ये सवाल इसलिए यहाँ पर रखा आपके सामने बिकॉज मेरे जहन में ये बात आ रही थी, चंद दिन पहले आप ही से हमारी बात हो रही थी एंड आई वाज द वन एक्सप्लेनिंग कि हमारा जो डेफिसिट है वो कितना बढ़ा है और तब IMF ने आना था, उसी दिन IMF का वक्त यहाँ पहुँच रहा था एंड मैं आपसे यही बात करी थी कि हम क्या देख रहे हैं अपनी माशी तरक्की की तरफ। सो व्हेन आई से कि हमारे खसारे बढ़े हैं, एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि IMF में हमारा कम बैक हुआ है। सो दोनों को कैसे मैं परसीव करूँ और मेरा कॉन्फिडेंस क्या है पाकिस्तान की मईशत पर? फिर देखिए, ये एक तरफ तो ये है ना कि अगर मैं इसको एक आम आदमी की मिसाल में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो वो ये है कि मैं जो है ना मेरी खाना खा रहा हूँ, मुझे दवाइयाँ मिल रही हैं या मुझे जो है वो दीगर सहूलियात भी मैसर हो गई हैं। सेम इज द केस विद पाकिस्तान। ठीक है, डेट रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट आई है, उसकी वजह मैंने बता दी। जो हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उन्होंने हमें सपोर्ट किया, IMF ने सपोर्ट किया, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हमारे माशी जो इंडिकेटर्स हैं सच एज पॉवर्टी जो मेन है, अनएम्प्लॉयमेंट है 9% के ऊपर है, हमारी पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है, इन्फ्लेशन का नंबर नीचे आने के बाद एक मरतबा फिर
बढ़ना शुरू हो गया है। तो इसका डायरेक्टली क्रेडिट रैंकिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, डायरेक्टली कोई इनडायरेक्टली तो होगा कि जाहिर है जब जीडीपी ग्रो करेगा तो उससे हमारे ट्रेड के फिगर्स जाहिर अच्छे होंगे और फिर करंट अकाउंट और ट्रेड सरप्लस जो है वो बढ़ेगा। इसी तरह हुकूमत की जो माशी पॉलिसीज हैं, बजटरी डेफिसिट है, उसमें कमी आएगी। इनडायरेक्टली तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली इसका जो है वो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसके लिए हुकूमत को अलग से इकदाम करने पड़ते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी पड़ती हैं उसके लिए। और जो व्हाट एग्जैक्टली नीड ऑफ द डे के जो तरक्याती काम है, जो हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, एग्रीकल्चर में आप देखें सैलाब की वजह से कितनी जो है वो हमारी जीडीपी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो इन सब चीजों के लिए हुकूमत के पास बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस अभी भी उसके सामने मौजूद है। ये तो हमें वक्ती तौर पे कंट्रीज ने हाथ पकड़ाया है तो हम कर पाए डिफॉल्ट रिस्क से आगे अकमल साहब, जब आप ये कहते हैं कि इसमें पाकिस्तान को बड़े बड़े चैलेंजेस हैं और उन बड़े बड़े चैलेंजेस के लिए फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, सो स्टार्ट ऑफ पॉइंट कहाँ है हमारा? हमारा एनर्जी सेक्टर हमारे सामने मुंह खोले खड़ा है कि लाइए और सब्सिडी दीजिए, नहीं दे सकते उसको। प्रोडक्शन उसकी कहाँ है वो भी हमें नहीं पता। तो वो कौन से 5 अगर मैं आपसे पूछूं आपकी नज़र में वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, वो चैलेंजेस कौन से हैं और उनमें क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने चाहिए? सो प्लीज। एग्जैक्टली, दिस इज मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। सबसे पहले जो हमें अपने टैक्स कलेक्शन का जो सिस्टम है इसको बेहतर करना होगा। दूसरा, उसके बाद हमारी जो ब्लैक इकोनॉमी है जिसे हम कैश इकोनॉमी कहते हैं, उससे जो है वो हमें जान छुड़ानी होगी। तो ये दोनों ऐसी हैं जहाँ पे हमें रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। अच्छा, उसके बाद पावर सेक्टर जो है ना, वो हमारे यहाँ जो इस वक्त की पावर की कॉस्ट है वो खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत बहुत ज्यादा है। और उसकी एविडेंस आपके सामने है कि जो अभी हालिया जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं वो भी अपना जो है ना वो बिजनेसेस जस्ट बिकॉज के हमारे पास जो है वो प्रॉपर पावर पॉलिसी नहीं है और टैरिफ जो है वो मुसलसल चूंकि बढ़ते जा रहे हैं तो उसकी वजह से वो खसारे में आती जा रही है। तो पावर सेक्टर में जो है वो रिफॉर्म्स की बड़ी जरूरत है और हुकूमत इसके ऊपर कर भी रही है। जैसे सर्कुलर डेट को जो है वो खत्म किया जा रहा है, तो इससे जो है ना बड़ा पॉजिटिव एक इम्पैक्ट आएगा। जो अल्टीमेटली फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो लोग पे कर रहे थे उसमें कमी आएगी और उससे जो है वो पावर रिफॉर्म्स होगी। उसके बाद हमें जो है वो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, ग्रीन एनर्जी या जिसे हम कहते हैं विंड टर्बाइन्स वगैरह लगानी चाहिए सोलर के हवाले से, और ये हुकूमती सतह के ऊपर होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में इस तरीके से अगर हम करेंगे तो वो मेरे ख्याल में एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। इसी तरीके से हमें अपनी FDI के हवाले से जो है वो इन्विटेशन जो है उसके हवाले से लोगों के लिए बाकायदा प्रॉपर प्लानिंग शुरू करनी चाहिए ताकि लोग हमारे मुल्क में जो है वो इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्टमेंट होगी तो हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। इसी तरीके से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है ना बहुत रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो ये 5 वो चीजें हैं कि इनके ऊपर अगर हुकूमत ज्यादा फोकस करे तो हम बहुत जल्दी इन मसाइल से जो है वो बाहर आ सकते हैं। 5 में से 3 पे भी कर दें, 5 में से 1 पे भी कर दें चौधरी साहब, कुछ तो बेहतर होता दिखाई दे। बहुत शुक्रिया, इट वाज अ वंडरफुल टाइम विथ यू। और कोशिश करते हैं सादिया कि आने वाले शोज में ये जो 5 फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं इनको एक एक करके डेसिफर करते हैं। भाई पाकिस्तान को अगर माशी तौर पे अपने पैरों पे मजबूती से खड़ा होना है और ये माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स आवाम तक ट्रांसलेट करने हैं तो भाई अब नाउ इज द टाइम। एंड मे बी इन स्पेस ऑफ टाइम हम ये भी आइडेंटिफाई कर पाएं कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं व्हेन इट कम्स टू टैक्स कलेक्शन जो टैक्स नहीं पे करते और हम क्यों उनसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाते और क्यों यही एक मेजर कंसर्न रहता है, चाहे वो IMF हो या पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी के बीच में होने वाली हायल होने वाली रुकावट हो। वेल विद दैट आर वी मूविंग टू द नेक्स्ट। यस, एक और बड़ा अहम मसला है, कराची चिड़ियाघर में ना गालिबन एक नई चीज़ मुतारिफ करवाई गई कि एक पेटिंग कॉर्नर बनाया जाए और उसमें जानवर जो हैं लोग उनको हाथ लगा सकें एंड ऑल। पीपल वर वेरी हैप्पी। बहुत गलत है, बे इंतहा गलत है, क्योंकि एक ऐसे वक्त में कि जब आपके दीगर जो जानवर हैं उनकी हालत बिल्कुल ही ख़राब है, और मैं बात कर रहा हूँ इस हिमालयन ब्राउन बेयर की जिस वक्त जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं, रानो इसका नाम है, और अब इसके सर पे चोट लगी है सादिया और उसमें मैगट्स जो है ना वो होना शुरू हो गए हैं। और विद द एक्सपीरियंस दैट आई हैव हैड विद रेजिंग एनिमल्स आई नीड टू टेल यू मैगट एकदम नहीं हो जाते। जी जी, इट टेक्स टाइम। हाँ, उसको महीनों अगर आप ट्रीट नहीं करते हैं तो फिर कहीं जाकर उसमें मैगट होते हैं और पहले छोटे कीड़े होते हैं फिर उसमें मैगट्स आते हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि ये जानवर जो है ऐसे ही मेरा तो इसमें भैया एक सादा सा सवाल है, मैगट्स आ गए फौरन ही खराब होने के। मेरा एक सादा सा सवाल है
और वो सवाल मैं करूँगा माहिरा उमर, डायरेक्टर फोरपास हमारे साथ मौजूद है। माहिरा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम सिंस यू आर ट्रैवलिंग एज वेल, बट स्टिल मेरा सवाल है ये कि ये रीच, एंड प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये हिमालयन ब्राउन बेयर है, राइट? इज इट अ यस और अ नो? It is. Okay, so this leads to my next question, and that is, Himalayan brown bear कराची के एनवायरनमेंट में सरवाइव कैसे करेगा? देवसाई से उठा के, दुनिया के सेकंड हाईएस्ट प्लेटो से उठा के अगर आप इसको कराची चिड़ियाघर ले आए हैं तो इसके लिए क्या सहूलियात हैं, क्या मामलात हैं? ये तो एक तरफ, ये तो बेचारी ज़ख्मी हो चुकी है। देखिए, रानो हिमालयन ब्राउन बेयर है and she was likely poached from the wild of देवसाई, और वो कई सालों से वो कैप्टिविटी में है। मेरे ख्याल से 20 साल से ज़्यादा उसकी उम्र है। अब एक जो ब्राउन बेयर होता है वो सर्दियों में बर्फ़ में हाइबरनेट करता है, वो डिगिंग करता है, डेंस में रहता है, और फिर वो मेट भी करता है, उसके बच्चे भी होते हैं, और इस तरह जो है वो स्पीशीज़ आगे बढ़ती है। अब इस बेचारी को पकड़ के एक पिंजरे में बंद किया हुआ है, एक तो ये अकेली है, और जिस माहौल में उसको रखा हुआ है तो नन ऑफ हर नीड्स आर बीइंग मेट एज अ वाइल्ड एनिमल। तो हम तो कितने सालों से इस पे आवाज़ उठा रहे हैं कि इसको अब सेंचुरी मुंतकिल कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत नुकसानदेह है इसके लिए एक पिंजरे में इस तरह रहना। आपको पता है जब कोई भी जंगली जानवर कैद होता है एक बिल्कुल ही अननेचुरल एनवायरनमेंट में, तो दे डेवलप एबनॉर्मल बिहेवियर्स। तो आप रानों का पेस करती रहती है धूप में सारे दिन, शायद उसने अपना सर मार दिया हो किसी जंग आलूदा लोहे पे, अब उसको किस तरह चोट लगेगी? कोई कैमरे तो है नहीं उसके केज में। माहिरा, ये भी वजह हो सकती है कि उसकी स्किन गलना शुरू हो गई हो, बिकॉज आपने देखा होगा कि कराची में लोगों को आजकल हस्की रखने का भी बड़ा शौक है, और वो 3 कोटेड 4 कोटेड एनिमल को आप कराची के ह्यूमिड वेदर के अंदर लेकर आ जाते हैं जहाँ पर उसका इतना मोटा फर उस गर्मी को नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो आप इस जानवर को कैसे कराची की गर्मी में ऐसे खुला छोड़ते हैं जो -, डिग्रीज में रहने का आदी है? दैट कुड बी वन ऑफ द लीडिंग कॉज उसकी स्किन खराब होने का भी। जी बिल्कुल, वो जिस माहौल में रहने के लिए पैदा हुई है वो तो उसको बिल्कुल उसके ऑपोजिट माहौल मिल रहा है। अब उसको अगर हल्का सा भी जख्म हो गया जिस भी वजह से, अगर किसी कुत्ते को भी जख्म हो जाता है तो इवेंचुअली मैगट्स उसमें पड़ जाते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ तो उसको सेडेट करने के लिए भी वाइल्ड लाइफ को सुनने में आया है कि वो मेडिसिन मौजूद नहीं है। तो अशद ज़रूरत है कि हम लोग एक तो उसको प्रोफेशनल वेटनरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करी जाए, और फिर पब्लिक को बताया जाए कि उसकी ट्रीटमेंट जारी है और वो ठीक हो जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उसको सेंचुरी मुंतकिल किया जाए। बेयर सेंचुरीज हैं हमारे मुल्क में। उसको वो शी डज नॉट बिलोंग इन कराची ज़ू, शी डज नॉट बिलोंग इन सिंध। तो इस पे तो अच्छा माहिरा, हम ना स्क्रीन पे इसी असना में हम दिखा भी रहे हैं कि कराची चिड़ियाघर में, दिस इज़ अलोन कराची चिड़ियाघर, पिछले कुछ सालों में कौन कौन से जानवर थे जो मर गए, ये तो वो नोन थे। इसमें एक 30 साला बंगाल टाइग्रेस थी, एक वाइट अफ्रीकन लायन था, नूरजहां को हम कैसे भूल सकते हैं वो, और फिर सफारी पार्क में भी एक मधुबाला जो है वो भी मर गई। हमारे पास ना एक पूरा एक सिस्टम है इसका, राइट फ्रॉम इस्लामाबाद में हाथियों का मरना, लाहौर में भी एक हाथी मरी, और फिर अमरीकी गुलकारा शहर को आना पड़ा, और फिर उनको यहाँ से एक हाथी को छुड़ा के थाईलैंड मुंतकिल करना पड़ा। नहीं है ना हमारे पास इंतज़ामात, भाई नहीं है हमारे पास इंतज़ामात। या तो फिर इंतज़ामात बेहतर कर लें या फिर हम बंद कर दें। ये जो हमने एक मजाक लगाया हुआ है, मुझे समझ में नहीं आता। सी इफ आई कैन नॉट स्पीक, मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकता, आई एम नॉट क्वालिफाइड टू सिट ऑन दिस सीट। वो लोग जिन्हें पता ही नहीं है कि पेटिंग जू क्या होता है, उन्होंने इस पेटिंग जू में, और मैं इस पर भी बात करना चाहूँगा, शेर के बच्चे रख दिए, पेलिकन्स रख दिए। भाई ये रेयर स्पीशीज़ है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में आपको इनका ख्याल रखना पड़ता है। एक तो आपने जानवरों को ख़तरे में डाला है, और फिर जो इनको पेट करने जाएगा, आपको क्या पता, वो तो जानवर है जंगली,
उसका कब मूड बदल जाए, वो कब आपको जो है हाथ आपका उधेड़ दे। So, ये उसकी नेचर के भी खिलाफ है, आप उसका भी मेंटल पीस खराब कर रहे हैं। सो क्यों हम ये करते हैं भाई? देखिए, the ethical and moral thing to do is not to have animals in captivity. आप अगर देखें, मैं आपको थोड़ा सा मिसाल देती हूँ। अब कराची के ज़राई बहार एक इतना बड़ा हमारा नेशनल पार्क है, कीर्थन नेशनल पार्क, तो वो इन्हीं जानवरों का वाइल्ड हैबिटेट है और ये उनका असल घर है। तो हमें चाहिए कि बजाय इसके कि वहीं से हम जानवर ला के हमारे जो लोकल स्पीशीज़ हैं, पाकिस्तानी स्पीशीज़, हमारे इकोसिस्टम्स की, और वो एक अपना रोल अदा करते हैं उन हैबिटेट्स में, हम उनको पोचर्स उनको पकड़ के और फिर जूस को प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तो हमारे जूस में कोई पब्लिक और ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड नहीं है कि जानवर आते कहाँ से, एकदम से आ जाते हैं, एकदम से चले जाते हैं। अब यही पेटिंग जू में एक ब्लैक बेयर का कप था, इतना छोटा सा, जो अपनी माँ के साथ होता, वो कहाँ से किसी को पता नहीं, कॉलर उसके लगा हुआ है चेन से, वो नूरजहां एलिफेंट के केज में कंक्रीट पे वो बंधा हुआ है कि लोग आके उसके साथ सेल्फीज लें। तो ये तो हाईली अनएथिकल है। क्यों नहीं कर सकते भाई? आपने कीर्थन नेशनल पार्क का नाम लिया, भाई करें ना डेवलप उसको और बना दें उसको सफारी, ताकि और लोगों को जंगले वाली गाड़ियों में डालें रादर देन जानवरों को जंगले के पीछे डालें। हाँ, अब मैं एक और जगह को मेंशन करना चाहती हूँ। एक है रानी बाग जू, हैदराबाद। यस जी, तो वहाँ पे आप जाएं तो आप देख सकते हैं कि एक फिशिंग कैट है, जो कि हमारा एक नेशनली एंडेंजर्ड जानवर है, जो कंक्रीट केज में है, उसके पास कोई फ्रेश वाटर पूल नहीं है, वो एक ग्लोबली डिक्लाइनिंग स्पीशीज है वेटलैंड्स की, तो उसको वहाँ बंद किया हुआ है अकेले। देखिए कितना सरासर ज्यादती है। कब से बंद है वो? वापस ये तो अब जिन्होंने बंद किया है वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन आप जाएं तो उसको वहाँ देख सकते हैं। फिशिंग कैट इज अ वेरी स्पेशल एनिमल, उसको वापस अपने हैबिटेट में वेटलैंड में रिलीज करना चाहिए। दूसरा, आप देखते हैं वहाँ एक पिंजरे में 4 फॉक्सेस हैं, तो 3 डेजर्ट फॉक्सेस हैं और एक बंगाल फॉक्स। एक तो इन्होंने स्पीशीज को मिक्स किया हुआ है, तो लड़ाई भी हो सकती है, एंड द वीकर स्पीशीज you know could get harmed। अच्छा, फिर वो एक नील गाय रखी हुई है जो एंटेलोप है, वो एक वाटर लॉक्ड एनक्लोजर में है, तो उनको सख्त जमीन की जरूरत होती है, वरना उनको फुट डिजीज या कोई फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा एक जानवर होता है हनी बैजर। हनी बैजर बहुत सोशल जानवर होता है, उसको भी कंक्रीट केज में रखा है अकेले, और वो बस पेस कर रहा होता है जिस तरह रानो पेस करती है। और बहुत सारे वो मकॉज हैं जो कि एक्सट्रीम स्ट्रेस में हैं और उनको अर्जेंट वेटनरी इंटरवेंशन की ज़रूरत है। अब सिंध में कोई वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर तो है ही नहीं, हमें सेंचुरीज का सोचना चाहिए। और जो ड्रग्स हैं और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, I went to zoo with my kids, ये मैं पिछले साल की बात कर रही हूँ, पिछले 1.5 ईयर की बात हुई है। वहाँ पर उन्होंने ये जो सफ़ेद शेर जो रखा हुआ था वहाँ पर, उसके पिंजरे में उन्होंने एक शेल्फ बनाई हुई थी सीमेंट की, which I failed to understand। दूसरा, ये उसने अपना सामान रखना होगा शेर ने, शायद अपने बक्से में उसने किताबें रखनी होंगी। अब मैं दूसरी चीज़ मेरे जहन में ये आ रही थी, वहाँ एक लकड़ी का लॉग पड़ा हुआ था, एक लॉग था बड़ा सा, वहाँ अंधेरा था, धूप नहीं थी, वो उल्टा लेटा हुआ था, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि वो मर गया है, वो जिंदा है, उस पर मक्खियाँ बैठ रही थी, देयर वाज जस्ट नो मूवमेंट एट ऑल। दिस इज़ व्हाट मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है वहाँ पर। Why are we having zoos in Pakistan? Why especially in Karachi? I mean, कौन जानवरों को सीमेंट पे रखता है? कब से वो पक्के जगहों पे रहने वाले हो गए हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। हम इस पर क्यों नहीं बात करते कि भाई zoos, we don't deserve zoos? No animal deserves captivity। हमें जंगली जानवरों को we should let them be free and wild, let them play their role in their ecosystems, and you know they were born free and they should be allowed to live free। अब हम तो wild caught जो जानवर होते हैं, हमने तो अफ्रीका से भी 4 हाथी मंगवा लिए, वो तो अपने माओं के साथ थे तंजानिया में। अब देखें 2 तो गुजर गए, तो कैप्टिविटी किल्स। अब बाकी 2 को टीबी है, उनका इलाज हो रहा है, आई होप वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएं। आप अगर कराची जू जाएं तो जहाँ रानो है, साथ में एक फनलैंड है, एक स्विंगिंग शिप है कोई फ्यू फीट फ्रॉम हर केज, वहाँ लाउड स्पीकर्स हैं, गाने बज रहे होते हैं।
तो ये जो इतना नॉइज है, ट्रैफिक का शोर, लाउड स्पीकर्स का, and no wild animals likes to be observed so closely. तो वहाँ तो लोग उस पे चीजें भी फेंक रहे होते हैं। अब क्या पता उसे कैसे चोट लगी। हम लोग तो सब बहुत परेशान हैं because we want her to get well soon and we want her to be moved to a sanctuary as soon as possible. अब तो मौसम भी बेहतर होता जा रहा है, तो उसको मायरा फिर let's make it a movement. अगर आप लोग इस तरह की कुछ कर रहे हैं तो we'll take account of that as well. हम उसको फॉलो अप भी करते रहेंगे, इस पे आवाज़ हम उठाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मायरा उमर हमारे साथ आप मौजूद थी। It was a pleasure. तो आपने सादिया एक बात में सारी बात मुकम्मल कर दी, we don't deserve zoos या फिर animal don't deserve zoos। हम कौन होते हैं उनका फैसला करने वाले। एब्सोल्युटली। एक ब्रेक लें, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। तो ये है वो प्यारी सी हंसी जो कि सोशल मीडिया पर आजकल हर कोई ना सिर्फ इसको सुन रहा है बल्कि इसकी रिएक्शन वीडियोस भी आ रही है। हालांकि अल्लाह की कसम हमने कोई ऐसी बात की भी नहीं है। देखिए आप भाई, मैंने ऐसा आपको कुछ कहा है? कुछ नहीं। एक्चुअली इनकी हंसी से मुझे हंसी आ रही है और वो जो इनका एक मखसूस अंदाज है। तो अच्छा जी, ऐसा है क्या? था कभी ऐसा यूनिवर्सिटी के डेज में, अब नहीं है। उसके आगे जज़ाकल्लाह भी है ना। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। वंडरफुल। कैसी हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ। भाई आपकी हंसी तो वाकई शहजादियों वाली है। मुझे ये बताएं कि ये व्हेन यू मेड दिस फर्स्ट वीडियो, जब आपकी पहली वीडियो आई, कब से बना रहे हो? एक वीडियो ही आपकी सोशल वायरल, फौरन वायरल हो गई थी? व्हाट हैपेंड? बना तो मैं 2018 से रही हूँ, लेकिन जो मेरी वॉइस की वायरल हुई है ना, तब से लोग ज़्यादा पहचानने लगे। पहले तो बस जैसे ऐसे साउंड पे बना देती थी। अच्छा, जो टिकटॉक्स पे होता है। हाँ। जस्ट दैट फैसल जो है वो शहजादी को देख रहे हैं और शहजादी जो है उनकी हंसी छूटे जा रही है। अच्छा, ये पहली शहजादी होंगी दुनिया में जो इतनी हंसमुख है ना। बाकी शहजादियां दुनिया में जो गुजरी हैं उनका एक रोब दबदबा होता है ना, हम शहजादी हैं। अब ये बोले हम शहजादी हैं, आप बोले। अच्छा, पहले एक मिनट, आप बोले इधर, आप समझे कि ये दरबार है और आप शहजादी हैं और हम आपसे आए हैं। शहजादी, हमें कुछ इनाम दें। तो दें, जो दिल करते है ले जाओ। ये लो, ये तो रियल शहजादी बन गई। ये सही है। अरे अल्लाह का शुक्र है आप असली वाली शहजादी नहीं बनी, दरबार लुटवा देती आप। जो दिल करे ले जाओ, ये डालो वो डालो, सब ले जाओ। मायरा खान वाला रिएक्शन भी दिखाना है। डू वी हैव मायरा खान रिएक्शन वीडियो ताकि वो हम देख सकें एंड सी के हाउ डिड माहिरा डू शहजादी समरा। ऑलराइट। और मायरा से ज्यादा प्यारी है यार, आप क्या बात कर रही हैं आपने। छोड़ दिया आपने मायरा को पीछे। मुझे ये बताएं, यूजुअली जो टिकटॉक स्टार्स होते हैं, अभी मैंने उनको फ्रीक्वेंटली एक्टिंग करते हुए या किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे देखा है। हैव यू बीन ऑफर्ड एनीथिंग येट? अभी तक तो इस चीज में आगे नहीं किया मैंने, लेकिन अगर ऑफर हुई तो इंशाल्लाह करूंगी। अरे वाह, इंशाल्लाह। अरे आपको जरूरत ही नहीं है फिर। मैं कंट्रोल करती हूँ, मैं क्या करूँ? अरे नहीं करें आप कंट्रोल। टिकटॉक पे मैंने सुना है पैसे वैसे होते हैं, वो होता भी है या नहीं होते हैं? देखा, ये देख, इस मामले में हंसी गायब हुई है पहली मर्तबा। नाजरीन, जो अहम बात है, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई, वो सच्चाई है कि टिकटॉक से पैसे नहीं मिल रहे। टिकटॉक का जो ये पाकिस्तानी अकाउंट होता है ना, उसमें पैसे नहीं होते। आई थिंक यूके वाले अकाउंट में शायद मिलते हैं पैसे, तो वो मेरा अकाउंट नहीं है, मेरा पाकिस्तानी अकाउंट है। राइट। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिर आप क्या करते हो अदरवाइज? पे पढ़ रहे हो? अदरवाइज क्या? नहीं, मैं जॉब करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जॉब करती हूँ, पढ़ती नहीं, जान छूट गई। नहीं तो जाहिर सी बात है, जॉब करती हूँ। बहुत से लोग जॉब नहीं कर पाते, तो मैं एक काम कर रही हूँ अपने हाथों में, मेरे हुनर है, तो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह ही बोलूँगी। मुझे ये बताएं कि आपने जब आप काम कर रही थी, उससे पहले से टिकटॉक बना रही थी, उसके बाद आपने बनाया? उससे पहले से, काफी पहले से बनाती हूँ, बना रही थी, क्योंकि मुझे इस चीज का शौक है ना। जाहिर सी बात है, जॉब तो एक अलग के लिए करती हूँ और ये मेरा काम शौक करते करते आपने टिकटॉक बनाना शुरू किया। अभी जो बराबर वाले लोग आपके साथ हैं, वो तो फिर कहते होंगे कि यार हमारे साथ तो सेलिब्रिटी काम कर रहे हैं। क्या रिएक्शन होता है आपके अपने दोस्तों का? अच्छा रिएक्शन होता है, बहुत प्यार देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब अब तो और ज्यादा मेरे साथ वीडियोस बनवाते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। तो ऑफिस में आप सेलिब्रिटी हैं, क्या काम? मैं ऑपरेटर हूँ गारमेंट्स कंपनी। यार योर वॉइस इज लाइक, बहुत प्यारी आवाज है आपकी। मैं अगर आपसे दरखास्त, क्योंकि जो आपने पहला जुमला ही बोला था ना,
तो आपकी जो वॉइस क्वालिटी वो बड़ी ज़बरदस्त है। तो अगर आप हमें कुछ इनसे इश्तहार करवाएं। क्या बेचना है? आई डोंट नो। समझा, अगर आप हमें हाँ दुनिया बोल है का, अगर आप कुछ कोई एक आधी लाइन हमारे जरा। शो का नाम है दुनिया बोल है, आप देखते रहे दुनिया बोल, या कुछ भी ऐसा आप बोलना चाहें। सो हमारे शो का नाम है दुनिया बोल है, तो हमारे साथ बने रहिए और नई नई खबरों से रूबरू होते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। घर में कौन कौन है दादी? घर में कौन कौन है? मेरी मम्मा पापा हैं और मुझसे बड़ी 2 बहनें हैं, मैं हूँ तीसरी, मेरा भाई छोटा है अभी। अच्छा। हमारे यहाँ ना एक मसला होता है कि लड़कों को तो सारी आज़ादी होती है, लड़कियों पे कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। ऐसा तो नहीं हुआ आपके? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है मम्मा पापा को यकीन है आगे कुछ गलत नहीं करेगी। और फिर दूसरी बात ये, मैं जो भी कुछ करती हूँ ना पूछ के करती हूँ मम्मा से। जब मम्मा बोलती है ना नहीं करना, तो मैं नहीं करती। हंसती है पूछ के? वो तो अम्मियाँ मना भी करती, इतना हंस रही हो। हाँ, कभी ऐसा हंसे जा रही हूँ, बिला वजह हंस रही हूँ, ऐसा नहीं, होता है? अम्मी करती है ऐसे आपके साथ? मतलब जरूरत से ज्यादा हंसते हैं, बोलते कंट्रोल, कभी तो कंट्रोल कर लिया कर। देखें अम्मी अब्बू, आप जो जहाँ भी हैं, वो आप इन्हें मना इसलिए ना करें क्योंकि पाकिस्तान में कहाँ इतनी ज़्यादा वैसी खुशियाँ हैं। तो एक बंदी इतनी खुश चल रही है, उसको खुश रहने दें। मुझे यकीन है कि जो शहजादी का ब्लड ग्रुप है ना, वो H पॉजिटिव होगा। हंसते रहो पॉजिटिव। बी पॉजिटिव भी हो सकता है, या बी ऑल पॉजिटिव, द वे पॉजिटिव फॉर एवरीथिंग। ऑल द वे पॉजिटिव। मुझे ये बताएं, इससे मैंने नोटिस किया है कि जो लोग टिकटॉक पे फेमस हो जाते हैं, मुझे पता है आपने पहले रिएक्ट वो वीडियोस गानों के ऊपर या एक्टिंग स्किल्स के ऊपर शायद टिकटॉक पे वीडियो ज्यादा लोग बनाते हैं, फिर आपने अपनी आवाज का जादू जगाया होगा और वो जादू जग गया होगा। उसके बाद एज एन इन्फ्लुएंसर भी आपको थोड़ा अच्छा हो जाता है, आपके लिए ब्रांड्स वगैरह आपसे राब्ता करने लगते हैं, और वो अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। अभी तक वो आना शुरू हुआ? अभी तक मैंने एक दो ही किए हैं, लेकिन ना अभी जाहिर सी बात है जॉब करती हूँ ना, मैं मुझे टाइम नहीं मिल पाता। तो अगर आते हैं तो मना नहीं करती, जैसे PRs वगैरह होते हैं, कोलैबोरेट करने के लिए बोलते हैं तो मैं कर लेती हूँ। बॉस कमा तो रही ना यार, ऐसी बात तो नहीं है ना। ये देखिए एक जगह मेहनत की जा रही है तो उसको अपने हाथ में हुनर की तरह रखना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात की बिल्कुल। अच्छा, एक जगह मेहनत कर रही है तो वहाँ से होना चाहिए। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं कि आपके मैसेज, आपकी जो थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह वाला मैसेज है, ये बहुत स्वीट है। मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि ये बड़ा पॉजिटिव सा मैसेज है, हंसना, प्यार की बात करना, ये बिल्कुल। बट हर तरह का सोशल मीडिया पे कंटेंट बिल्कुल मिल रहा है, बनता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को? क्या मैसेज देना चाहूंगी? किस बारे में बोलना चाह रहे हैं, मुझे पहले ये बताएं कि किस तरह का कंटेंट डाला जाना चाहिए, किस तरह का कंटेंट डाला जाना चाहिए। मैं और आसान कर देता हूँ आपके लिए। बहुत से लोग ना तनकीद करते हैं कि यार ये क्या फैमिली को, कुछ लोग फैमिली को लेके व्लॉग्स बना रहे होते हैं, कुछ लोग टिकटॉक में हदें पार कर जाते हैं। कोई भाई हमारा ट्रेन की पटड़ी पे खड़ा होकर पीछे ट्रेन आ रही हो, कह रही है मैं मर जाऊंगा। स्वात हमने देखा वहाँ पर सैलाब के बीच में खड़े होकर लोग बना रहे हैं, तो मैं चाहूंगा इस पे थोड़े से। मैं यही तो बोल रही हूँ, ये चीज़ होती है ना, इसमें खतरा भी होता है, तो ये चीज़ करो, फन के तौर पे करो। अगर थोड़ा बहुत आता है ना, उसको सेफ्टी के साइड पे लेके जाओ। यहाँ पे जैसे वो मैंने देखी थी वीडियो, वहाँ पे खड़ा होकर बनाई थी, वो चीज़ गलत थी। तो मैं कहती हूँ अगर फन वे में बना सकते हो ना, फन वे में बनाओ। अच्छा, टिकटॉक आपने कितना अरसा हो गया आपको बनाते हुए? 2018 से मैं ऐसे बना रही हूँ, 6-7 साल हो गए, ठीक है ना। जिस वक्त बनाना शुरू किया और अब बहन भाई जो हैं वो आपसे जेलस तो होते होंगे कि यार ये हमारी इतनी, चले भाई ना हो, भाई नहीं होते जेलस, बहनें तो होती होंगी, भाई नहीं होते बहनों से जेलस। अच्छा, बहनें होती हैं बहनों से। हाँ ना, आपको कैसे पता है? मैं भी इसी दुनिया में रहता हूँ। आप कैसे कैंसिल कर? देखा नाजरीन, ये देख ले, बहनें ही जेलस होती है, प्रूफ हो गया, प्रूफ कर दिया ना आपने। मेरा क्वेश्चन कैंसिल कर दिया यार। अच्छा, मेरी बात सुने, एक बहन दूसरी की टी-शर्ट पहन के चली जाए ना, ना अजाब आए उस दिन तो आप मेरा नाम बदल दो। तो वो तो भाई की भी पहन के चले आती, भाई भी बोलता है मेरी शर्ट क्यों पहन के गई, भाई भी बोलता है। ऑल माय लाइफ व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब, मैंने अपनी बहन के वो पूरे हफ्ते इस्त्री करके रखती थी और मैं उनमें से पहन कर आ जाती थी। वी नेवर डिड फाइट ऑन दिस। मैं भी यही करती हूँ, वो चीजें रखती है, वो उठा के पहन के उनसे आपने पूछा पीछे से? नहीं पूछा ना कभी? नहीं पूछती
पूछती मैं। नहीं पूछती, यही तो बात है भाई। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारी दुआ है आप इसी तरह हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, टिकटॉक बनाए या ना बनाए, लेकिन आप अपनी पर्सनल जिंदगी में इसी तरह खुश रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और लेकिन हम क्लोजिंग नहीं करेंगे शहजादी, आपसे हम क्लोजिंग करवाएंगे। हम इस तरह शो का इख्तिताम करते हैं कि आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और अपने रखिए बहुत सारा ख्याल। सो या बाय, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।